अब कहानी शुरू करें। उदाहरण के लिए 8 त्रिग्राम आत्मा एकत्रीकरण संरचना, जिसका आर्यन ने पहले अध्ययन किया था, के लिए केवल आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी, किसी अन्य सामग्री की नहीं। नहीं, सिर्फ बातें करना और अभ्यास न करना बेकार है। मुझे कुछ संरचना ध्वज लेने हैं। आर्यन का दिल मचल उठा। वायु और जल संरचना व्यवस्था उसका सबसे बड़ा शौक था। इससे पहले जब वह पृथ्वी पर था तो उसे अध्ययन के लिए वास्तविक गुप्त नियमावली नहीं मिल पाती थी। अब जब उसके पास एक ठोस विरासत थी तो संरचनाएं स्थापित न कर पाने के कारण आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली उसके दिल को खरोंच रही हो। आत्मा पत्थर संरचनाएं बहुत उथली होती हैं। वे केवल एक क्षेत्र बनाने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में आत्मा पत्थरों का उपयोग करती हैं। हालांकि ऐसी संरचनाएं कहीं भी स्थापित की जा सकती हैं और बहुमुखी होती हैं, फिर भी वे संरचनाओं का असली सार खो देती हैं। संरचनाएं वायु और जल, मूलतः स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेने के बारे में हैं, जिसके लिए एक चतुर स्पर्श की आवश्यकता होती है। आत्मा पत्थरों से संरचनाएं स्थापित करना कोई वास्तविक कौशल नहीं है। आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, अपने हृदय में उठ रहे आवेग को दबा नहीं पाया। उसने संरचनाएं स्थापित करने के लिए सामग्री को स्वयं परिष्कृत करने का निर्णय लिया। दरअसल उसके पास प्रचुर मात्रा में कच्चा माल था। पत्थर के पेंडेंट में सोने, चांदी, तांबे और लोहे का ढेर था। उसके पास बस यही कमी थी कि वह उन्हें तांबे के खंभों और संरचना ध्वजों में परिष्कृत कर सके, उन पर शिलालेख उकेर सके और उन्हें असली जादुई खजानों में बदल सके। आर्यन को कलाकृतियों के परिष्करण के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उसने जंग लगे रसोई के चाकू की धार भी नहीं लगाई थी। कलाकृतियों के परिष्करण के सिद्धांतों के बारे में तो वह और भी ज्यादा अनभिज्ञ था, लेकिन इससे स्वर्गीय क्षेत्र के बूढ़े कछुए द्वारा उसे दी गई पुस्तक को सर्वव्यापी होने से नहीं रोका जा सका, यहाँ तक कि उसमें कलाकृतियों के परिष्करण का भी जिक्र था। कलाकृतियों के शोधन के लिए बस 3 चीजों की जरूरत है। पहला, कलाकृतियों के शोधन के लिए सामग्री। गुणवत्ता तो बस एक पहलू है, सामग्रियों के बीच अनुकूलता ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर ज्वाला है। यहाँ मैं आत्मा रत्नोस का इस्तेमाल करके एक संरचना बना सकता हूँ और अर्थ फायर निकाल सकता हूँ। जब तक कलाकृतियों के शोधन की गुणवत्ता बहुत ज्यादा न हो, अर्थ फायर इसे संभाल सकता है। अंत में कलाकृतियों के शोधन के शिलालेख हैं। अलग अलग शिलालेखों को छापने से परिष्कृत कलाकृतियों में काफी अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। ये शिलालेख 10,000 आत्माओं के धर्मग्रंथ और पुराने कछुए की किताब दोनों में दर्ज हैं, संख्या में काफी और अनगिनत संयोजनों के साथ। सब कुछ तैयार है। ऐसा लगता है कि मैं सचमुच कलाकृतियों का शोधन कर सकता हूँ। आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, यह महसूस करते हुए कि उसने कलाकृतियों के शोधन की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। जल्द ही उसने पत्थर के पेंडेंट से एक बड़ी बर्बर तांबे की ढाल निकाली जिसे कलाकृतियों के शोधन की सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बर्बर लोग वाकई बहुत खर्चीले होते हैं। वे तांबे की ढाल बनाने के लिए सदियों पुराने तांबे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि तांबे के खंभों को परिष्कृत करने के लिए यह बेहतरीन कच्चा माल है। मुझे पहले पृथ्वी की अग्नि से तांबे की ढाल पिघलानी चाहिए और फिर उसे नया आकार देना चाहिए। आर्यन सोच विचार और शोध करते हुए काम कर रहा था। अगर वहां कोई और कलाकृति शोधक मौजूद होते तो वे जरूर इस आदमी को पीट पीट कर मार डालते। कलाकृतियों का शोधन एक बहुत ही नाजुक कला है। ज्यादातर लोग 10 या 8 साल पढ़ाई करने के बाद भी शायद शुरुआत भी न कर पाए। आर्यन ने सिद्धांतों को ठीक से समझे बिना बस किताबों पर एक नजर डाली और फिर काम शुरू कर दिया। यह तो बिल्कुल ही बेतुका था।
दुर्भाग्य से आर्यन के अलावा कोई ऐतिहासिक सुधारता नहीं था, और आर्यन खुद भी नहीं जानता था कि ऐतिहासिक सुधारता की प्रक्रिया कितनी जटिल है। वह बस किताब में दिए गए सामान्य विचारों के अनुसार काम करता रहा। कुछ जगहों पर उसे अजीब भी लगा, और उसने अपनी सहज बुद्धि के अनुसार उन्हें सीधे बदल दिया। उसे अपने दुस्साहसी व्यवहार में कुछ भी गलत नहीं लगा। पृथ्वी अग्नि संरचना के लिए 36 आत्मा रत्नों की जरूरत होती है। एक अर्थ अग्नि केवल 1 घंटे तक ही चल सकती है। यह खपत वाकई भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐतिहासिक सुधारता इतने दुर्लभ हैं। यह निश्चित रूप से एक पैसा बर्बाद करने वाला व्यवसाय है। जब तक कोई अर्थ अग्नि शिरा न हो, तब तक बड़ी संख्या में ऐतिहासिक सुधारताओं का समर्थन करना असंभव है। आर्यन ने आत्मा रत्नों से खेलते हुए मन ही मन बुदबुदाया। अगर उसकी बातें दूसरे ऐतिहासिक सुधारता ने सुन ली तो वे जरूर हथौड़ा उठाकर उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। 36 आत्मा रत्नों का 1 घंटे के लिए अर्थ फायर को सक्रिय करना बहुत सस्ता था। आर्यन को नहीं पता था कि उसके 10,000 आत्माएं शास्त्र में दर्ज सभी फॉर्मेशंस का सारांश अनगिनत पूर्वजों ने दिया था। बाजार में उपलब्ध आत्मा रत्नों आग को आकर्षित करना को बनाने के लिए पूरे 108 आत्मा रत्नों की जरूरत होती थी, और इससे सक्रिय होने वाली अर्थ फायर सिर्फ आधे घंटे तक ही चल सकती थी। आत्माओं की संरचना तैयार हो गया था। आर्यन ने संतुष्टि से ताली बजाई। उसकी सच्ची ऊर्जा की एक किरण उसमें प्रविष्ट हुई, जिससे आत्माओं की संरचना के भीतर का क्षेत्र सक्रिय हो गया। एक धमाके के साथ 1 मीटर व्यास का अग्निस्तंभ आकाश में उछला। पूरा कक्ष तुरंत आग की लपटों के समुद्र में बदल गया। प्रचंड लपटों ने दीवारों को लगभग जला डाला। आर्यन अचानक चौंक गया। उसका चेहरा जलने से काला पड़ गया, और उसने धुएं के छल्ले छोड़े। वह हकलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? शुक्र है ये प्रचंड लपटें बस एक पल के लिए ही रहीं। इसके बाद पृथ्वी अग्नि अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई, केवल एक शिशु की मुट्ठी के आकार की, जिसकी बाहरी लपटें लाल और भीतरी लपटें गहरी नीली थीं। यह आत्मा रत्नों संरचना के केंद्र में कभी चमकीली, कभी मंद, स्पंदित और टिमटिमा रही थी। क्या यह पृथ्वी अग्नि है? कालिक से ढका चेहरा लिए आर्यन उत्सुकता से आत्मा रत्नों संरचना के केंद्र में पृथ्वी अग्नि की ओर झुका। इस ज्वाला का तापमान नियंत्रित था और इससे बाहर कोई गर्मी नहीं निकल रही थी। हालांकि आर्यन अभी भी महसूस कर सकता था कि इस ज्वाला का आंतरिक तापमान बहुत अधिक था, जो सब कुछ पिघला सकता था। मैं पहले इसे आजमाता हूँ। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी तांबे की ढाल पृथ्वी अग्नि पर रख दी। तांबे की ढाल, जो मार्शल आर्टिस्ट लोग के हमलों को भी आसानी से रोक सकती थी, पृथ्वी अग्नि से टकराते ही तुरंत पिघल गई। तांबे की ढाल पिघले हुए तांबे में बदल गई, जो एक चमकदार और जीवंत लाल रंग का था। आर्यन ने पिघले हुए तांबे को अपने दिव्य विचार से ढक लिया, उसे 9 भागों में बांट दिया और प्रत्येक को एक छोटे से गठन ध्वज के आकार में ढाल दिया। फिर उसने अपनी उंगलियों से हल्के से थपथपाया, जिससे एक हल्की सुनहरी चमक निकली। सुनहरी चमक ने प्रत्येक छोटे गठन ध्वज पर 3 शिलालेख उकेर दिए। वे क्रमशः दृढ़ता, अंधकार और ज्वाला का प्रतिनिधित्व करते थे। 9 छोटे गठन ध्वज आकार ले चुके थे। आर्यन ने उन्हें आकार लेने दिया। 9 छोटे गठन ध्वजों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया असाधारण रूप से सुचारू थी। इसमें उसे आधे अगरबत्ती से भी कम समय लगा। अपव्यय शर्मनाक है। आर्यन ने पाया कि पृथ्वी अग्नि का 3/4 समय अभी बाकी था। इसलिए उसने भी यही किया और कुछ अन्य संरचना व्यवस्था सामग्री बनाई, जैसे जीवन दावा करने वाले तांबे के स्तंभ और आत्मा चोरी करने वाली 9 तलवारें। जादुई कलाकृतियां एक के बाद एक तैयार की गईं और आर्यन को खुद बहुत मजा आया।
यह कलाकृति शोधन वाकई बहुत आसान है। पृथ्वी अग्नि निकालते समय थोड़ा खतरनाक होने के अलावा बाकी प्रक्रिया भी आसान है। आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर उसकी बातें दूसरे कलाकृति शोधकों ने सुनी तो वे इतने क्रोधित होंगे कि उनके फेफड़े फट जाएंगे। जब दूसरे लोग किसी जादुई कलाकृति का शोधन करते हैं तो उसे बार बार शोधन और पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है, और यह 10 दिनों से लेकर आधे महीने से कम समय में पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें विफलता की एक निश्चित संभावना होती है। लेकिन दूसरी ओर आर्यन जादुई कलाकृतियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था, एक बार में ढेर सारी कलाकृतियां तैयार कर सकता था। छोटे छोटे फॉर्मेशन के झंडे, छोटे चाकू, छोटी तलवारें और छोटे छोटे तांबे के खंभे सब ढेरों में बिखरे पड़े थे। जो जानते थे वे समझ जाते थे कि वह फॉर्मेशन बनाने के लिए कलाकृतियों को निखार रहा है। जो नहीं जानते थे वे शायद सोचते थे कि आर्यन जादुई कलाकृतियों को फिर से बेचने में माहिर एक बिचौलिया है। मेरे पास सामग्री है, अब मैं फॉर्मेशन बनाना शुरू करूंगा। चलो बेबी। आर्यन को हवा और पानी की संरचनाओं के कथित प्रभावों की याद आई और वह तुरंत उत्साहित हो गया। वह मानो किसी जुनूनी व्यक्ति के प्रभाव में था, एक के बाद एक भव्य संरचनाएं स्थापित कर रहा था। आर्यन वहां बड़े उत्साह से काम कर रहा था। हालांकि थल सेना पहले से ही कोलाहल में थी। सूर्य परिवार आ गया था। रंजित स्वयं आया था। कई दिनों तक उसे न देखने के बाद वह वास्तव में मार्शल सेनापति क्षेत्र में पहुंच गया था। उसके साथ सूर्य परिवार के 4 बुजुर्ग थे जो सभी अनुभवी मार्शल सेनापति थे। ये चारों अनुभवी मार्शल सेनापति विराट के अधीन परिवार के पूर्व अनुचर थे। अपनी युवावस्था में वे युद्ध के मैदानों में सरपट दौड़ते थे, प्रत्येक युद्ध में सक्षम और अनुभवी था, सभी लाशों के ढेर से रेंगकर निकले थे। उनका युद्ध अनुभव बेहद समृद्ध था और उसी क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए उनसे बढ़त हासिल करना मुश्किल होता। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? एक जबरन त्यागपत्र? जयवर्धन एक छोटी सी चाय की मेज के पीछे बैठा, कड़क चाय का प्याला उठा रहा था, बिल्कुल पहाड़ की तरह स्थिर। उसके मुंह के कोने पर हमेशा तिरस्कार का भाव रहता था। उसकी नजर में रंजित और बाकी सभी नश्वर थे, अमरता के तरीकों से रहित। अगर उनके पास मार्शल सेनापति का क्षेत्र भी होता तो क्या फर्क पड़ता? नश्वर तो नश्वर ही होते हैं। अगर उन्हें मार्शल सेनापति स्तर की शक्ति भी दे दी जाती तो भी वे उसकी बारीकियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। जबरदस्ती त्यागपत्र नहीं, बल्कि स्पष्टीकरण मांगने के लिए। आर्यन को आपने एक बेबुनियाद आरोप में कैद कर लिया था। एक मेधावी मंत्री को इस तरह अपमानित करने के लिए मेरा मानना है कि आपको मेरे सूर्य परिवार, थल सेना और पूरे अमरावती देश को स्पष्टीकरण देना चाहिए। रंजित आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई वर्षों तक सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने युद्ध के मैदानों में युद्ध किया था और सभी दिशाओं पर नियंत्रण किया था और एक राजसी आभामंडल विकसित किया था। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी हर शब्द जोरदार था। जयवर्धन का दिमाग अचानक से चकरा गया और एक क्षण के लिए उसके अंदर सचमुच घबराहट सी उठ खड़ी हुई। लेकिन जल्द ही जयवर्धन संभल गया। उसके चेहरे पर एक ठंडा, उदासीन भाव फिर से उभर आया। उसने ऊपर से रंजित को देखा। मैं इस समय एक सैन्य दूत हूँ, अस्थायी रूप से सेनापति का अधिकार संभाल रहा हूँ, थल सेना के पश्चिमी सीमांत प्रभाग के सभी छोटे बड़े मामलों के लिए जिम्मेदार हूँ। दूसरों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जयवर्धन जो करता हूँ उसके बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, रंजित। जयवर्धन का स्वर कठोर था और उसके 2 मार्शल सेनापति स्तर के अधेड़ अधीनस्थ भी आगे आ गए। पूरा सैन्य शिविर तनावपूर्ण माहौल से भर गया।
रंजित को जयवर्धन के रवैये की इतनी अड़ियल होने की उम्मीद नहीं थी। वह बेहद गुस्से में हंसा, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा सूर्य परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है, अमरावती देश के लिए लड़ता रहा है और अपनी जान देकर उसके आधे इलाके को सुरक्षित रखता आया है। मेरा छोटा भाई आर्यन बस कुछ अनुभव पाने के लिए थल सेना में आना चाहता था, लेकिन उसका यह हश्र हुआ। वह स्पष्ट रूप से एक मेधावी मंत्री था, फिर भी उस पर एक अपराध का आरोप लग गया। मेरा सूर्य परिवार इस ऋण को याद रखेगा। अगर आपकी थल सेना उसे रिहा करने से इनकार करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आर्यन से मिलने का अधिकार है। रंजित ने एक सुनहरा लोहे का टोकन निकाला। उस पर 4 बड़े अक्षर खुदे हुए थे, मृत्यु से मुक्ति लौह स्क्रॉल। हर वार जोरदार और शक्तिशाली था, मानो उस पर लगातार पहाड़ फैले हों। यह एक लोहे का स्क्रॉल था जो अमरावती देश के शाही परिवार ने सूर्य परिवार के गुणों के लिए दिया था। जब तक सूर्य परिवार राजद्रोह या विद्रोह नहीं करता, ऐसे अपराध जिनके लिए 9 पीढ़ियों को फांसी की सजा हो, उन्हें मृत्युदंड से छूट मिल सकती थी। इस मृत्यु मुक्ति लौह पत्र का दर्जा बहुत ऊंचा था, लगभग अमरावती देश के सम्राट के स्वयं आने के बराबर। जयवर्धन के हाव भाव बार बार बदल रहे थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रंजित सिर्फ आर्यन को देखने के लिए यह तुरुप का पत्ता निकालेगा। हम अगर तुम उससे मिलने की जिद कर रही हो तो क्या होगा? राजधानी के बाहर एक सेनापति सम्राट के आदेशों से बंधा नहीं होता। अगर तुम इस मृत्यु मुक्ति लौह स्क्रॉल का इस्तेमाल आर्यन को जेल से छुड़ाने के लिए करना चाहती हो तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। जयवर्धन ने आखिरकार समझौता कर लिया। हालांकि वह पर्पल मून स्कूल का शिष्य था और सांसारिक शाही शक्ति को तुच्छ समझता था। एक शक्तिशाली ड्रैगन किसी स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता। कभी कभी उसे अमरावती देश के शाही परिवार को कुछ सम्मान भी देना पड़ता था। क्या यह थल सेना की महान जेल है? रंजित जेल के बाहर रुक गया। थल सेना का जेल का दरवाजा खुला था और अंदर नरम ऊर्जा घना था। अंदर देखने पर वहां एक घना अंधेरा सा दृश्य था, मानो अथाह। वह इस जेल में भारी आक्रोश महसूस कर सकता था। आर्यन कई दिनों से वहां था, वह शायद बहुत पीड़ित था। जयवर्धन ने रंजित के गंभीर भाव देखे, मानो उसे कोई फायदा हो गया हो। यह सच है, यह सचमुच थल सेना की जेल है, जहां सभी सबसे जघन्य अपराधी बंद हैं। जयवर्धन ने जानबूझकर आर्यन को नीचा दिखाया। उसके मुंह के कोने पर ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान और भी स्पष्ट होती जा रही थी। रंजित का भाव जितना अप्रिय होता गया, वह उतना ही खुश होता गया। नश्वर संसार के एक छोटे से रेंगने वाले कीड़े को उस पर चिल्लाने का क्या अधिकार था? जेल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर रंजित का डर और भी बढ़ गया। उसने कई वर्षों तक सेना में सेवा की थी, सैकड़ों बड़ी छोटी लड़ाइयां झेली थीं, और जीवन मृत्यु के परीक्षणों ने लंबे समय से खतरे का सहज पूर्वाभास उसके अंदर पैदा कर दिया था। जेल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मानो आगे कोई ड्रैगन का अड्डा हो। इससे पहले भी जब जयवर्धन उससे नाराज हुआ था, तब भी रंजित को इतनी घबराहट महसूस नहीं हुई थी। तुम आगे बढ़ो। रंजित हिचकिचाया, वह पीछे हट गया। किसी अनहोनी के डर से उसने सबसे आगे चलने की हिम्मत नहीं की। आर्यन को पहले ही पकड़ लिया गया था। अगर वह भी गिरफ्तार हो जाता तो सूर्य परिवार को बहुत गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता। हाँ, क्या तुम यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं आए थे? अब पीछे क्यों हट रहे हो? सूर्य परिवार के लोग तो बस कागजी शेर हैं, वे गांगू तो किसी बड़ी जेल में घुसने की भी हिम्मत नहीं करते। जयवर्धन ने रंजित का मजाक उड़ाया। उसने अपने लोगों को सबसे आगे तक पहुंचाया। जयवर्धन के कदम दृढ़ थे, अहंकार से भरे हुए।
लेकिन जैसे ही उसने जेल में पहला कदम रखा, अचानक एक पीला हाथ जमीन चीरकर निकला और जयवर्धन के टखने को कसकर पकड़ लिया। आह! भेंचोद, यह क्या है? जयवर्धन के पसीने छूट गए। ऐसा दृश्य वाकई बहुत भयानक था, जैसे उसके गांड के पसीने छूट गए हो। अचानक एक हाथ बढ़ा, बिल्कुल किसी पौराणिक शापित भूमि जैसा। एक झटके से जयवर्धन ने अपनी कमर से लंबी कृपाण निकाली और अपने पैर के नीचे का हाथ काट दिया। हाथ ने अपनी पकड़ छोड़ी, जिससे पता चला कि उसका खून सूख चुका था। उसकी त्वचा पीली और झुर्रीदार थी, 800 सालों से बेजान। यह हाथ किसी ममीकृत लाश से काटा हुआ लग रहा था। यह अभी भी भयानक और डरावना था। हालांकि खतरा टल गया था, जयवर्धन का दिल अभी भी उसकी छाती में धड़क रहा था। यह बहुत भयानक था। थल सेना एक अच्छी खासी जेल इतनी डरावनी क्यों होगी? यह एक भेंचोद अंधेरी कुआं है। इस हाथ को किसी ने बुलाया था। रंजित ने शांति से विश्लेषण किया और एक सुराग समझ लिया। हाथ अपने आप में डरावना नहीं था, डरावना तो उसका अर्थ था। इस जेल में शायद एक काली आभा का बपतिस्मा हुआ था, जिसके अवशेष अभी भी मौजूद थे। इसमें रहते हुए किसी को कई अशुभ और अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता था। रंजित और भी ज्यादा सतर्क हो गया और जयवर्धन के प्रति उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। आखिर इस मादरचोद ने मेरे छोटे भाई को ऐसी जगह कैद क्यों किया? अगर आर्यन को कुछ हुआ, भले ही उसका मतलब बैंगनी चंद्रमा गुफ्तगुमा स्थान से झगड़ा ही क्यों न हो, तो सूर्य परिवार उससे उचित स्पष्टीकरण मांगेगा। रंजित के चेहरे पर कठोरता थी। उसने जयवर्धन को ठंडेपन से देखा। जयवर्धन को लगा कि वह इस समय बिल्कुल भी डरपोक भाव नहीं दिखा सकता, वरना रंजित उसकी आंखों में बसी इस चींटी के सामने उसका चेहरा उतर जाएगा। इसलिए जयवर्धन ने बेपरवाह होने का नाटक करते हुए अपनी छाती फुला ली और आगे बढ़ गया। हालांकि उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया। बहनचोद, कौन है? जयवर्धन ने पलटकर देखा तो उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ रखा था। सिर घुमाकर देखा तो उसे सफेद कपड़ों में लिपटी एक महिला की लाश दिखाई दी, जिसकी आंखों के गड्ढे खाली थे और खून बह रहा था। अरे बहनचोद, एक भूत! इस बार जयवर्धन सचमुच डर गया। वह अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की बाहों में कूद पड़ा। यह महिला लाश चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसका रूप वाकई भयानक था। महिला लाश? अबे गांडू, कौन सी महिला लाश? रंजित ने भौहें चढ़ाई। उसने जयवर्धन की घबराई हुई प्रतिक्रिया देखी और उसे लगा कि यह जेल भूतिया है। उन्होंने तथाकथित महिला लाश नहीं देखी थी, लेकिन जयवर्धन के घबराए हुए व्यवहार ने सचमुच साबित कर दिया कि उस बावली गांड जरूर कुछ देखा होगा। क्या उसका सामना किसी पौराणिक भ्रम संरचना से हुआ होगा? रंजित का दिल धड़क उठा। ये तो ऊंचे और शक्तिशाली साधकों के तरीके थे। अमरावती देश जैसे नश्वर देश में इन चूतिया का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। जयवर्धन, अपनी छवि पर ध्यान दो। गले लगाए जा रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अजीब तरह से खांसी। यहाँ बाहरी लोग थे, जयवर्धन ऐसा कैसे कर सकता है? उसने बैंगनी चांद की गुफा में सबको बदनाम कर दिया था। जयवर्धन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बाहों से अपना सिर बाहर निकाला, जांच की और सचमुच कोई सफेद वस्त्र पहने महिला की लाश नहीं देखी। तभी वह दूसरे की बाहों से बाहर कूद पड़ा। उसने 2 बार खांसी और अपने बगल में थल सेना के विशाल कारागार के एक मार्गदर्शक से शिकायत की, तुम्हारी थल सेना के पास तो बस यही एक कारागार है, मादरचोद, इसे इतना भूतिया क्यों बना रहे हो? मार्गदर्शक थल सेना के विशाल कारागार का वार्डन था। उसने बहुत दुखी होकर कहा,
इनमें से कुछ भी हमने नहीं किया। आपके आने के बाद ही ये ऐसी स्थिति में आया, महोदय। क्या? जेल पहले ऐसी नहीं थी। जयवर्धन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सांस रोक ली। एक पल में पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। जयवर्धन को अपने ही दिल की धड़कन सीने में सुनाई दे रही थी। एक ठंडी भयानक हवा धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग रही थी। मैं वापस जाना चाहता हूं। अब रिश्तेदारों से मिलना नहीं। मैं स्कूल वापस जाना चाहता हूं। मैं अब यह दूध का काम नहीं करूंगा। जयवर्धन जोर से चिल्लाया, अरे चूतिया, मुझे यहां से बाहर निकलो। उसका दिमाग चकरा गया। यह जगह सचमुच भूतिया थी। मुड़कर जयवर्धन ने जाने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन उसने देखा कि जिस रास्ते से वह वहां पहुंचा था वह वास्तव में गायब हो गया था। सबके दिल और भी डर गए। सबका कलेजा मुंह को आ गया। पूरी जगह तुरंत शांत हो गई। जयवर्धन के चेहरे पर सेम जितनी बड़ी पसीने की बूंदें बह निकली। उनमें आंसू भी थे। मैं भूत पकड़ने नहीं बल्कि मौजमस्ती करने आया हूं। जयवर्धन अपने दिल में दहाड़ा। धमाका। शून्य लोक से अचानक बिजली गिरी। चांदी की रोशनी फूट पड़ी और जयवर्धन पर आ गिरी। जयवर्धन इतना डर गया कि उसका शरीर अकड़ गया। वह बिल्कुल भी बच नहीं पाया। उस पर बिजली गिरी, वह पूरी तरह जल गया और धुएं के छल्ले उगलने लगा। यह कैसी भूतिया जगह है। मैं यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता। हालांकि जयवर्धन बुरी तरह मारा गया था, फिर भी वह एक सच्चा मार्शल सेनापति स्तर का विशेषज्ञ था। वह वास्तव में गंभीर खतरे में नहीं था। वह थोड़ा घबराया हुआ था। यह जगह बहुत अंधेरी और अजीब थी। साधना जगत की ज्यादातर जगहें भी इतनी डरावनी नहीं थीं। घबराओ मत। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें एक पैटर्न का पालन करती हैं। उस नाजुक पल में रंजित अब भी ज्यादा विश्वसनीय था। उसने शांति से विश्लेषण किया और जल्दी से अपना तर्क गढ़ लिया। अभी तुमने जो महिला की लाश देखी वह एक भ्रम होना चाहिए। तुम उसे देख सकते हो, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं होता। इसका मतलब है कि यह भ्रम तुम्हारे मन में प्रक्षेपित हो गया है। जब तक तुम डरे नहीं, यह भ्रम गायब हो जाना चाहिए। जहां तक इस बिजली की बात है, यह कुछ और होनी चाहिए। मैं अभी इसका स्रोत नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आखिरकार रंजित एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अनगिनत जीवन मरण की परिस्थितियों और बड़े तूफानों का अनुभव किया था। वह समझता था कि पल जितना नाजुक होता है उतना ही ज्यादा शांत रहने की जरूरत होती है। हाँ, तो यही है। जयवर्धन समझ गया। उसे लगा कि रंजित के कहे हर शब्द में बहुत दम है। मुझे अब डर नहीं लग रहा। आओ और मुझे मार डालो। जयवर्धन घमंडी हो गया। भ्रम वगैरह सब बनावटी थे, जैसे क्षणभंगुर बादल। मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। जयवर्धन निडर और घमंडी था। उसने उन्हें उकसाया भी। रंजित ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। इसी समय एक लंबी टांगों वाला काला बर्तन अपनी छोटी टांगों पर उनकी ओर सरक रहा था। जयवर्धन इस बार बहादुर हो गया। हाँ, लोहे के बर्तन में भी टांगें निकल सकती हैं। यह भ्रम बिल्कुल भी डरावना नहीं है। अगर बर्तन में टांगें निकल सकती हैं, तो सूअर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। यह भ्रम बहुत बनावटी है। लंबी टांगों वाला काला बर्तन बस यूं ही गुजरने वाला था। लेकिन जयवर्धन का उकसावा सुनकर वह तुरंत रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। काला बर्तन पलट गया। उसके पैर अचानक जमीन से टकराए, एक काली परछाई हवा में उछली और काले बर्तन का निचला हिस्सा नीचे गिर गया। एक धमाके के साथ काले बर्तन ने जयवर्धन को जोरदार तमाचा मारा।
जयवर्धन का आधा चेहरा सूज गया, उसकी आंखें नम थीं, दर्द इतना था कि बोल भी नहीं पा रहा था। इसे पकड़ो, यह असली है। यह नजारा देखकर सब दंग रह गए। एक पल के लिए वे दंग रह गए। लोहे का बर्तन पलक झपकते ही गायब हो गया, बस धूल का एक निशान छोड़ गया। यह कैसी भूतिया जगह है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहता हूँ। उस अंधेरी जेल में एक बहादुर आदमी बहुत दुखी होकर रोया। यह कैसी आवाज है। जेल की कोठरी में आर्यन मटन हॉटपॉट खा रहा था। वह खुशी से खा रहा था कि अचानक उसे बाहर शोर सुनाई दिया। बड़ा कटोरा खा है। वह खाने का शौकीन फिर से टहलने क्यों गया। आर्यन ने इधर उधर टटोला और पाया कि बड़ा कटोरा गायब हो गया था। ओह माँ, मुझे घर जाना है। भूतों और भेड़ियों की चीखें फिर से सुनाई दीं। कौन है यह? कितना परेशान करने वाला है। मैं चैन से खाना भी नहीं खा सकता, आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसके चेहरे पर बहुत नाराजगी थी। रुको, कुछ गड़बड़ लग रही थी। आर्यन को कुछ याद आया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे 9 कांसे के खंभे एक के बाद एक चमक रहे हैं। उस बदकिस्मत बच्चे ने तो मेरी 9 भूतों वाली प्रतिशोधी आत्मा की संरचना को सक्रिय कर दिया। आर्यन को आखिरकार समस्या की जड़ मिल गई। यह सब बड़ा कटोरा की करतूत थी। उसने कई संरचनाओं को परिष्कृत किया था, लेकिन वे आमतौर पर बंद रहती थीं। कौन जानता था कि बड़ा कटोरा ने जाने से पहले उन्हें खुद ही चालू कर लिया था। और थंडर संरचना चालू है। अर्थ एरे चालू है। आर्यन का चेहरा हरा हो गया। उसने कुल मिलाकर सिर्फ 9 संरचनाएं स्थापित की थीं, लेकिन बड़ा कटोरा ने उनमें से 3 को एक ही बार में सक्रिय कर दिया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन को अपराध बोध हुआ और उसने जल्दी से तीनों संरचनाओं को बंद कर दिया। पहले की डरावनी और अंधेरी जेल अचानक से उजली और साफ हो गई। सारे भ्रम दूर हो गए और आर्यन ने ऊपर देखा। नानी, भाई तुम यहाँ क्यों हो? आर्यन, रंजित ने जानी पहचानी आवाज सुनी। वह अभी अभी आर्यन की जेल की कोठरी के दरवाजे पर खड़ा था। बस भ्रम की वजह से ही वे थोड़ी ही दूरी पर थे, फिर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हारे बगल में काले चेहरे वाला कौन है? आर्यन भावशून्य था। रंजित ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोला, आर्यन बकवास मत करो, यह लॉर्ड जयवर्धन है, सेना का दूत। आर्यन ने आंखें घुमाईं। तो अभी भूत की तरह रोने वाला व्यक्ति वही था। अगर उसे पहले पता होता तो वह निश्चित रूप से संरचनाओं को बंद नहीं करता। इसके बजाय वह इस घमंडी दूत को ठीक से पीड़ा देने के लिए कुछ और सक्रिय कर देता। खतरा टल गया। जयवर्धन तुरंत फिर से धर्मी हो गया। उसने आर्यन की तरफ देखा और कुछ बार खांसा। आर्यन, कई दिनों तक कैद रहने के बाद क्या तुम्हारे मन में पश्चाताप का कोई विचार आ रहा है? जयवर्धन को दिखावटी व्यवहार करते देख आर्यन को झुंझलाहट का एहसास हुआ। नहीं, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। एक कमरा जहाँ लोग मेरी सेवा करते हैं। मुझे तो यहाँ और भी ज्यादा समय तक रहने का मन कर रहा है और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। जयवर्धन घूरता रहा। उसे तुरंत आर्यन पर इतना गुस्सा आया कि उसके फेफड़े लगभग फट गए। क्या यह छुट्टी है? यहाँ हॉटपॉट कैसे है और आध्यात्मिक अनाज से भरे इस छोटे कटोरे का क्या मतलब है? मैं इसे आमतौर पर खा नहीं पाता। क्या तुम सच में जेल में हो? मुझे क्या लगता है कि यह छुट्टियों से बेहतर है। मुझे लगता है कि परिवार ने मुझे यहाँ भेजकर गलती की। तुम्हें तो जिंदगी भर जेल में ही रहना चाहिए।
रंजित के पास भी अपने अविश्वसनीय छोटे भाई से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। सेना द्वारा कैद किए गए बाकी सभी लोगों के हाथ पैर नहीं थे, लेकिन आर्यन, वह यहाँ मजे कर रहा था। हे बस इतना ही, दुनिया में तीसरा। लेकिन यहाँ के माहौल में वाकई सुधार की जरूरत है। अंदर कोई निजी बाथरूम नहीं है और नहाने की जगह भी नहीं है, इसलिए मुझे नहाने के लिए बहुत दूर भागना पड़ता है। यह वाकई असुविधाजनक है, सचमुच बहुत असुविधाजनक, आर्यन ने शिकायत की। वह सचमुच इस जगह को होटल जैसा समझने लगा था। इतनी दूर भागना, क्या तुम जेल में रहते हुए बाहर भी जा सकते हो? जयवर्धन का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा कि आर्यन तो बस एक अनोखी चीज है। हाँ, मैंने दीवार में एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया है। यहाँ बहुत घुटन होती है, इसलिए जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो मैं ताजी हवा खाने के लिए बाहर जा सकता हूँ। सुबह मैं कुछ ताजी सब्जियाँ और फल खरीद सकता हूँ। ओह, मैं तो बढ़ती उम्र में हूँ, मुझे किसी भी तरह के पोषण की कमी नहीं हो सकती। आर्यन ने इशारा किया और सचमुच उसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। इस आदमी ने दीवार को छेनी से खोल दिया। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो वह टहलने भी निकल सकता है। जयवर्धन के दांत दुख रहे थे। उसे पहले ही समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करे। धिक्कार है आर्यन पर, वह कितना आजाद ख्याल होगा कि सैन्य नियमों को गंभीरता से नहीं लेता। कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी सेनापति ऋषभ आर्यन का जिक्र करता तो वह हमेशा नफरत से दांत पीसता। जयवर्धन को लगा कि उसके अपने अच्छे दांत भी धूल में मिल जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि यह एक पलायन है? जयवर्धन गुस्से से कांप उठा। उसने आर्यन के माथे की ओर इशारा करते हुए जोर से उससे सवाल किया। भाग जाओ। नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मैं अभी भी यहाँ हूँ? ठीक हूँ। बाहर मकान के दाम बहुत महंगे हैं। हमारा सूर्य परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है और उसके पास पैसे नहीं हैं। मैं शादी के लिए घर भी नहीं खरीद सकता। न घर न गाड़ी। क्या तुम नहीं देखते कि मैं अभी भी अविवाहित हूँ? खैर, तुम्हारा यह घर बहुत अच्छा है। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, और यहाँ कई सुरक्षा गार्ड गश्त करते रहते हैं। जगह बहुत अच्छी है और सुरक्षा भी अच्छी है। यह निश्चित रूप से घर आने जाने के लिए एक अच्छी जगह है। आर्यन थल सेना की जेल का विज्ञापन कर रहा था। एक बार जब उसने बात शुरू की तो एक के बाद एक चिकनी बातें होने लगीं। जयवर्धन को खून की उल्टी होने वाली थी। यह कैसा इंसान है? जयवर्धन ने अपना मुंह खोला, मानो वह अभी भी कुछ कहना चाहता हो। तभी अचानक बाहर से चीख और चेतावनी की आवाज आई। अरे नहीं, कोई भाग रहा है। कोठरियों के दरवाजे और खिड़कियां गायब हैं। सभी कैदी भाग रहे हैं। हवा में तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर सिर्फ अफरातफरी और शोरगुल वाली आवाजें सुनाई दे रही थीं। थल सेना की जेल में सेना के सभी गंभीर अपराधी बंद थे। हर एक कसाई था। अगर वे भाग गए तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। अब क्या हो रहा है? आर्यन स्तब्ध रह गई। क्या वह अफरातफरी के माहौल में आता है? वह जहां भी जाता है कुछ न कुछ होता है। लेकिन इस बार इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जरा रुको। आर्यन की नजर बड़ा कटोरा पर पड़ी जो न जाने कहां से वापस अंदर घुस आई था। अरे, तुम्हारे बर्तन में वो दो लोहे की सलाखें क्या हैं? आर्यन समझ गई क्या बच निकलना है। यह सब बड़ा कटोरा की करतूत थी। वह पेटू शायद टहलने गया था और उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने सभी कोठरियों के सारे लोहे के दरवाजे और सलाखें खा लीं। आर्यन ने एक तरफ हटकर बड़ा कटोरा को रोक दिया।
नहीं, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अगर उसने अनगिनत कैदियों के भागने को सही ठहराया तो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। भागना? हम्मा आर्यन, बस मेरा इंतजार करो। जयवर्धन ने कड़ी चेतावनी दी, फिर आर्यन को घूरा और बाहर भाग गया। उसे भागने को रोकना था। अगर थल सेना के कमांडर के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान गंभीर अपराधी भाग गए तो चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। आर्यन ने भी जयवर्धन को घूरकर देखा और उग्र दिखने की कोशिश की। मैं तुम्हें अपनी आंखों से मार डालूंगा, आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया। रंजित ने अपना चेहरा ढक लिया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके दादा विराट ने उसे परिवार से बाहर क्यों भेज दिया था। यह आदमी तो बहुत ही शर्मनाक था। आओ भाई, साथ में खाते हैं। मेरा हॉट पॉट अभी भी गर्म है। अगर हम इसे जल्दी नहीं खाएंगे तो अंदर का मांस सख्त हो जाएगा। आर्यन बहुत उत्साहित था और कटोरों और चम्मच का ढेर लगा रही थी। न सिर्फ रंजित बल्कि सूर्य परिवार के बाकी 4 बुजुर्ग भी यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। आर्यन क्या कर रहा था? क्या वह खुद को मेजबान समझ रहा था? वे इतने सालों से, यानी लगभग 200 साल, जेल की कोठरी में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी जेल की कोठरी में खाना नहीं खाया था और न ही कोई जमावड़ा लगाया था। आओ सब लोग, शर्माओ मत। मैंने इस आध्यात्मिक अनाज के चावल खूब बनाए हैं, ये तुम्हारा पेट भरने के लिए काफी हैं। और मेमने के लिए मैंने बेहतरीन दिमाग चुना है, जो मुलायम और मुलायम होने की गारंटी है और जिसका स्वाद हमेशा रहेगा। रंजित और बाकी लोग आखिरकार आर्यन के आतिथ्य का विरोध नहीं कर पाए और खाने बैठ गए। बाहर भागने वाले कैदियों का पीछा जोरों पर था, जिससे अफरातफरी मची हुई थी। हालांकि अंदर भीषण गर्मी थी। टोस्ट आपस में बांटे जा रहे थे और हर कोई हॉटपॉट का आनंद ले रहा था। इस हॉटपॉट का स्वाद वाकई लाजवाब है। खासकर यह सॉस, ये आपको कहाँ से मिला? मैं 50 साल से ज्यादा जी रहा हूँ और इतना स्वादिष्ट हॉटपॉट कभी नहीं खाया। सूर्य परिवार के एक बुजुर्ग बोले। वे आमतौर पर बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन इस समय वे किसी बच्चे की तरह खुश थे, बड़े चाव से खा रहे थे। यह मेरा अनोखा हॉटपॉट डिपिंग सॉस है, जिसे तिल पेस्ट सॉस कहते हैं। हॉटपॉट अपने आप में नमकीन नहीं है और तिल पेस्ट सॉस के साथ यह हॉटपॉट की इस कमी की पूरी तरह भरपाई कर देता है। इसके साथ चिव फ्लावर पेस्ट भी है। अगर आपको अभी भी स्वाद कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। मिर्च का तेल हॉटपॉट के तीखेपन को और भी बढ़ा सकता है, तीखा और मसालेदार और भी ज्यादा उत्तेजक। आर्यन ने जोर शोर से इसका प्रचार किया। उसकी लार किसी रेहड़ी वाले की तरह उड़ रही थी। सूर्य परिवार के 4 बुजुर्ग उसके हॉटपॉट से इतने खुश हुए कि उनका पेट ही नहीं भर रहा था। आमतौर पर गंभीर रहने वाले रंजित ने भी कहा कि यह कितना मजेदार था। मैं इतनी स्वादिष्ट चीज कैसे छोड़ सकता हूँ? माधव आ गया और आर्यन की इजाजत के बिना उसने खुद के लिए तिल के पेस्ट की चटनी का एक कटोरा परोसा और मांस पकाने लगा। दरअसल माधव पूरे समय जेल में ही था। वह यहाँ की स्थिति पर नजर रख रहा था और अगर जयवर्धन ने सचमुच आर्यन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह जरूर हस्तक्षेप करेगा। आर्यन के मांस काटने वाला द्वारा बैल के टुकड़े टुकड़े करने के कारण उसे एक बोध हुआ। यह कर्म था, माधव को आर्यन का एहसान चुकाना था ताकि उसका आत्मिक मार्ग हृदय साफ हो जाए, वह सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ सके। मुझे भी खाना है। सिया भी किसी कोने से प्रकट हुई और बिना कटोरे के उसने चम्मच उठाई और बर्तन से मांस निकालना शुरू कर दिया। यह दृश्य बहुत ही हृदयस्पर्शी था। सब लोग इकट्ठा हुए, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे।
बाहर तो पूरी तरह से अफरातफरी मची हुई थी। पता नहीं बड़ा कटोरा ने कितने लोहे के दरवाजे और सलाखें खाली थीं, लेकिन जेल के सभी गंभीर अपराधी भाग गए थे। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। वे या तो पहले उच्च पदस्थ अधिकारी थे, कभी थल सेना में सेनापति या सेनापति थे, या पेशेवर डाकू थे जिन्होंने अनगिनत हत्याएं और डकैतियां की थीं। उस समय उनमें से प्रत्येक को पकड़ने में बहुत मेहनत लगती थी। अब ऐसे 300 से 500 लोग एक साथ भाग निकले थे और थल सेना पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गई थी। बड़ा कटोरा को भी लग रहा था कि उसने एक बड़ी तबाही मचा दी है। वह चुपचाप एक कोने में दुबका हुआ था, कोई आवाज नहीं कर रहा था। उसने अपनी छोटी टांगें अंदर कर लीं और मुंह बंद रखा, बिना किसी और असामान्यता के एक शांत छोटे सुंदर बर्तन की तरह लग रहा था। 3 दिन बाद मामला आखिरकार सुलझ गया। कुल 327 गंभीर अपराधी जेल से भाग निकले। केवल 7 लोग मौके पर ही मारे गए, 15 को फिर से पकड़ लिया गया और बाकी सब भाग गए। एक भी बाल नहीं पकड़ा गया। सैन्य पर्यवेक्षण के प्रभारी दूत जयवर्धन को सीधे बर्खास्त कर दिया गया और सजा का इंतजार करने के लिए अमरावती देश की राजधानी वापस भेज दिया गया। सेनापति ऋषभ और भी बदकिस्मत था। उसके साथ लगातार 2 घटनाएं घटीं। पहले यह सिर्फ जांच के लिए निलंबन था, लेकिन इस बार उसे सीधे राजधानी वापस भेज दिया गया, कैद कर लिया गया और सजा का इंतजार किया गया। जहां तक आर्यन की बात है, तो उस भागने का उससे क्या लेना देना था। वह तो बस एक छोटा सा रसोइया था जिसे बेवजह बंद कर दिया गया था। जब बाकी सब भाग रहे थे, तब भी वह अपनी कोठरी में हॉटपॉट खा रहा था। नहीं, वह अपनी जिम्मेदारी पर अड़ा हुआ था। उसे एक उत्कृष्ट कैदी के रूप में प्रशंसा भी मिली, जिसमें उसे 50 सैन्य योग्यताओं से पुरस्कृत किया गया। बेशक ये सब सूर्य परिवार के कारनामों का नतीजा था। आर्यन को बरी कर दिया गया और सूर्य परिवार के पास वापस भेज दिया गया। शुरू में आर्यन ने कुछ और समय तक थल सेना में रहने की योजना बनाई थी। उसने थल सेना के उच्चपदस्थ अधिकारियों से बार बार कहा था कि वह अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है और उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर परिणाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन अंत में आर्यन के अनुरोध को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। यह तो बस एक अपशकुन था। आर्यन के बारे में थल सेना का यह सर्वसम्मत मूल्यांकन था। बर्बर छापे और गंभीर कैदियों का भागना जैसी घटनाएं 800 साल में एक बार होती हैं। फिर भी जैसे ही आर्यन आया, कुछ ही दिनों में उन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आर्यन इन घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा था, लेकिन उसके आने से पहले सब कुछ ठीक था। थल सेना ने उसे प्लेग के देवता की तरह विदा कर दिया। आर्यन की अटूट निष्ठा को देखते हुए थल सेना के लिए मना करना मुश्किल हो गया और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने उसे अनिच्छा से विदा करने से पहले अंततः तृतीय श्रेणी के बैरन की उपाधि दी। मुझे तुम सबकी याद आएगी। जाने से पहले आर्यन की आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर नाक बह रही थी। कुछ ही दिनों बाद यह स्पष्ट नहीं था कि उसने इतना गहरा स्नेह कहां से विकसित किया था। थल सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने अपनी मुस्कान को कठोर करते हुए उसे अलविदा कहा। वे सब मन ही मन बुदबुदा रहे थे, कृपया वापस मत आना मेरे स्वामी, कृपया वापस मत आना। छोटे भाई, मेरे साथ प्रेत सेना में चलो। काफी हिचकिचाहट के बाद रंजित ने आखिरकार बात की। हालांकि उसने थल सेना में रहते हुए आर्यन के विभिन्न कार्यों और उसके लगभग दुर्गम दुर्भाग्य के बारे में सुना था, फिर भी आर्यन का इस तरह लौटना उसे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। इतिहास में सूर्य परिवार के सभी शिष्य प्रतिभाशाली सेनापति और प्रधानमंत्री रहे हैं।
उनकी नींव युद्ध के मैदान में भीषण युद्धों और उनके अडिग दृढ़ संकल्प के माध्यम से बनी थी। लेकिन आर्यन की तृतीय श्रेणी बैरन की उपाधि किस तरह की थी? क्या यह जेल में बैठकर प्राप्त की गई थी? रंजित लगभग कल्पना कर सकता था कि जैसे ही आर्यन सूर्य परिवार में लौटेगा, उसे निश्चित रूप से कई तरफ से उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ेगा। केवल आर्यन को युद्ध के मैदान पर सच्ची तपस्या और कठिनाई का अनुभव करने देने के द्वारा शानदार सैन्य उपलब्धियों के साथ अपनी महान स्थिति को मजबूत करने के द्वारा ही वह सूर्य परिवार में वापस लौटने में सक्षम हो सकेगा, बिना किसी के उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करने के। सत्येंद्र, अच्छा। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बहुत खुश हुआ। सत्येंद्र सूर्य परिवार का था। उस समय उसे अब दूसरों द्वारा उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आर्यन कौन है? यहां से निकल जाओ। एक घमंडी दहाड़ गूंजी, जो शेर की दहाड़ की तरह चारों जंगलों में गूंज उठी। जो व्यक्ति आया वह बैंगनी वस्त्रधारी एक युवक था, लंबा और दुबला-पतला, और उसका चेहरा ठंडा था। बैंगनी ऊर्जा की लपटें उसके चारों ओर घूम रही थीं, जिससे कुलीनता और अत्यधिक अहंकार का आभास हो रहा था। उसके पीछे 2 हट्टे-कट्टे आदमी और 3 नौकर थे। जो पहले चिल्लाया था, वह काले चेहरे वाला हट्टा-कट्टा आदमी था। हट्टा-कट्टा और 2 मीटर से ज्यादा लंबा, दोनों हाथों में एक भारी लोहे का हथौड़ा था। अगर वे गिरते तो हड्डियां और टेंडन जरूर टूट जाते। वे सभी 6 मार्शल आर्टिस्ट थे। खासकर बैंगनी वस्त्रधारी युवक, जो पहले ही एक उन्नत सेनापति के क्षेत्र में पहुंच चुका था। उसके पीछे खड़े 2 हट्टे-कट्टे आदमी दोनों ही मध्यवर्ती सेनापति थे, और तीनों बूढ़े नौकर प्राथमिक सेनापति स्तर के थे। तुम कौन हो? आर्यन इन लोगों के समूह को देखकर सावधान हो गया। उनका रक्त ऊर्जा लाल सागर की तरह सघन था, और उनमें से प्रत्येक एक अलौकिक उपस्थिति का अनुभव कर रहा था, मानो वे नश्वर लोक में उतर रहे अमर हों। बैंगनी चंद्रगुफा, करण। जयवर्धन मेरा छोटा भाई है। मैंने सुना है कि तुमने मेरे छोटे भाई को उसका आधिकारिक पद गवा दिया और उसे मुकदमे के लिए राजधानी वापस बुला लिया, इसलिए मैं विशेष रूप से उसका गुस्सा निकालने यहाँ आया हूँ। बैंगनी वस्त्रधारी युवक की मुस्कान मीठी थी, मानो कोई मासूम पड़ोसी लड़का हो। लेकिन आर्यन को उसकी मुस्कान से ऐसा लगा जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे निशाना बनाया हो। वह बुरे इरादों से आया था, और एक बार चाल चलने के बाद वह निश्चित रूप से उतना हानिरहित नहीं होगा जितना उसकी मुस्कान बता रही थी। मेरे छोटे भाई की परेशानी का मुझसे क्या लेना देना? वह बदकिस्मत था, उसके कार्यकाल के दौरान कोई जेल से भाग गया। आर्यन ने तर्क दिया। वह वास्तव में बैंगनी वस्त्रधारी युवक से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बैंगनी वस्त्रधारी युवक के खिलाफ उसकी मौजूदा सेना के साथ परिणाम पहले से ही अनुमानित था। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मैं बस यही आशा करता हूं कि तुम मेरी बैंगनी चंद्र गुफा को एक स्पष्टीकरण दो। यह देखते हुए कि तुम्हारा रवैया स्वीकार्य है, तुम्हारी मार्शल आर्ट को अपंग कर दो और तुम्हारे अंक काट दो, और मैं तुम्हें जीवित रहने देने पर विचार कर सकता हूँ। वासुदेव की आवाज हल्की थी, मानो वह किसी मामूली बात पर चर्चा कर रहा हो। आर्यन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वासुदेव को, जो बूढ़ा नहीं था, देखकर उसका दिल आश्चर्यजनक रूप से क्रूर हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? आर्यन का चेहरा काला पड़ गया, और उसने चुपके से पत्थर के पेंडेंट से 9 फॉर्मेशन फ्लैग निकाल लिए। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने आर्यन को गंभीरता से नहीं लिया। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अपने लोगों से तुम्हारी जान ले लूंगा। बैंगनी चंद्रमा ग्रोटो की अमरावती देश में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, शाही परिवार के बराबर। इस बार मेरा छोटा भाई मुसीबत में पड़ गया, और किसी को मेरी बैंगनी चंद्रमा ग्रोटो को स्पष्टीकरण देना होगा,
ताकि मेरी बैंगनी चंद्रमा की प्रतिष्ठा धूमिल न हो। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने सच्चाई उजागर कर दी। उसे आर्यन के पता चलने का डर नहीं था। हालांकि आर्यन के पीछे 5 सेनापति थे, करण ने उन्हें नजरअंदाज किया। वे सच्चे साधक थे जो धीरे धीरे नश्वर संसार से अलग हो गए थे और अमर ऊर्जा धारण कर चुके थे। यह आर्यन क्या था? बस एक चींटी की आंखों में खटकने वाली चीज। दरअसल इस बार वह जयवर्धन के कहने पर भी नहीं आया था। वह बस वहां से गुजरा, उसने इसके बारे में सुना और रास्ते में ही आर्यन को इसकी कीमत चुकाने का फैसला कर लिया। दुनिया को आगाह करने के लिए कि बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के लोगों को किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा धोखा नहीं दिया जा सकता। युवा स्वामी, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। यह बूढ़ा सेवक उसे एक हाथ से ही निपटा सकता है। करण के पीछे एक धूसर वस्त्रधारी सेवक बाहर निकला। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, धूसर धुआं उठा और यह धूसर धुआं जमीन को जंग लगा रहा था। अगर यह किसी व्यक्ति पर पड़ता तो अंतिम परिणाम कल्पना से परे होता। मैं तुमसे लड़ूंगा। आर्यन के पीछे सूर्य परिवार का एक बुजुर्ग गुस्से से दहाड़ा। बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान बहुत घमंडी था। दरअसल अपनी शक्ति और रक्तदान स्थापित करने के लिए अपने दूसरे युवा स्वामी का इस्तेमाल कर रहा था। बड़े साहब, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो बस एक नौकर है, अपने हाथ गंदे करने लायक नहीं। मुझे एक जूनियर को उससे निपटने दो। आर्यन बाहर निकला, उसके स्वर में भी अहंकार की झलक थी। चूंकि वे पहले से ही दुश्मन बनने के लिए किस्मत में थे, इसलिए ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। हड्डी तोड़ने वाला हाथ। बैंगनी चांद की गुफा के नौकर ने पहला कदम उठाया। उसका पीला हाथ आर्यन के कुल्हे की हड्डी तक पहुंच गया। उसकी हथेली मुरझा गई थी, उसकी त्वचा झुर्रीदार थी, मुर्गे के पंजे की तरह। अफसोस की बात है कि वहां अचार वाली मिर्च नहीं थी। आर्यन के मन में पछतावे का विचार कौंधा और फिर गायब हो गया। उसकी साधना हाल ही में तेजी से आगे बढ़ी थी, लेकिन उसे कभी वास्तविक युद्ध का मौका नहीं मिला था। इस बार उसने इस अवसर का लाभ उठाने और यह देखने का फैसला किया कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। एक धमाके के साथ आर्यन ने अपनी पीठ से बड़ा कटोरा को उतारा और बर्तन का निचला हिस्सा बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान वाले नौकर के पंजे पर मारा। जाने कितना लोहा और धातु खा लेने के बाद बड़ा कटोरा के शरीर में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। वह अविश्वसनीय रूप से कठोर था, तलवारों और ब्लेडों से अछूता और पानी या आग से अप्रभावित। बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान वाले नौकर का पंजा आर्यन के लोहे के बर्तन से टकराया और नौकर का पंजा टूट गया। 3 हड्डियां चकनाचूर हो गईं। आह! तेरी हिम्मत कैसे हुई, कमीने मादरचोद, तूने मुझे सचमुच चोट पहुंचाई। बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान वाला बूढ़ा नौकर तुरंत चौंक गया और क्रोधित हो गया। उसने आर्यन की ओर देखा और जोर से दहाड़ा। उसके विचार से एक उच्चस्तरीय मार्शल आर्टिस्ट को हराना आसान होना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उन्होंने मुक्कों का आदान प्रदान किया, वह घायल हो गया। यह उसके लिए बहुत अपमानजनक था। बैंगनी चांद की गुफा का एक सेवक भी आर्यन जैसे नश्वर के सामने तुलनीय नहीं था। पहाड़ की मुहर को गले लगाओ। बैंगनी चांद की गुफा के बूढ़े सेवक ने फिर हमला किया। उसका बूढ़ा चेहरा गंभीर था, हाथ मुहर बना रहे थे। एक विशाल और राजसी पहाड़ का प्रेत संघनित हो गया। यह पहाड़ जितना वास्तविक हो सकता था, उतना ही असली था, जिससे घुटन महसूस होती थी। यह बूढ़े सेवक का तुरुप का पत्ता था। यह पहाड़ की मुहर को गले लगाने की चाल एक ऐसी चाल थी जिसे सेनापति दायरे में केवल कुछ ही लोग कर सकते थे। पहाड़ राजसी और अप्रतिरोध्य था। अगर कोई सचमुच इससे टकरा जाए
तो वह निश्चित रूप से मांस के एक पोखर में बदल जाएगा। आर्यन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े सेवक की आंखें चौड़ी हो गई और पहाड़ का प्रेत नीचे गिर गया। आर्यन ने दोनों हाथों से बड़ा कटोरा के हैंडल को पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से घुमाकर पहाड़ के प्रेत को चकनाचूर कर दिया। एक धमाके के साथ आर्यन ने दोनों हाथों से जोर लगाया और पहाड़ी प्रेत फट गया। यह नामुमकिन है। बूढ़ा नौकर दहाड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। पहाड़ पर निशान लगाना उसका सबसे बड़ा गौरव और स्तंभ था। उच्चस्तरीय मार्शल आर्टिस्ट तो क्या, मध्यम दर्जे के सेनापति भी पहाड़ पर निशान लगाना का आसानी से सामना नहीं कर पाते। लेकिन आर्यन ने उसकी पहाड़ पर निशान लगाना को छिन्न भिन्न कर दिया। यह उतना ही हास्यास्पद था जितना कि एक चींटी किसी ऊंचे पहाड़ को हिला रही हो। असली पहाड़ पर निशान लगाना जब चरम सीमा तक साधना की जाती है तो लाखों पहाड़ बना सकती है, अनंत काल तक। यह पहाड़ों से संबंधित एक दुनिया है जिसे तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कोई अमर आत्मा अवतरित न हो। तुम्हारी पहाड़ पर निशान लगाना नकली है। तुमने जो साधना की है वह केवल सती है और पहाड़ का प्रेत भी इतना धुंधला है। यह चाल पहाड़ पर निशान लगाना कहलाने के लायक नहीं है। आर्यन ने बूढ़े कछुए की किताब पढ़ी थी जिसमें स्वर्गीय दरबार के अमर लोक में उसकी यात्राओं का विवरण था। हर गुप्त कला, हर साधना तकनीक पूर्ण, सर्वोच्च और शाश्वत थी। नश्वर लोक में प्रचलित अधूरे संस्करण उसकी नजर में दोषों से भरे और बेहद कच्चे थे। बूढ़े सेवक ने खून की उल्टी की। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। वह वास्तव में एक नश्वर द्वारा तिरस्कृत था। इससे उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा और वह क्रोध से लगभग मर ही गया। बूढ़े सेवक, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। बूढ़ा व्यक्ति अपनी अंतिम ज्योति के साथ फूट पड़ा। वह अपने हृदय के अपमान को धोने के लिए आर्यन के साथ मरना चाहता था। आर्यन ने उसे तिरस्कार से देखा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मिक मार्ग हृदय टूट गया था, अब उसका प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं था। आर्यन की हथेली नीचे गिरकर बूढ़े सेवक के मुकुट पर जा गिरी। खून के छींटे पड़े। बूढ़े नौकर का सिर तरबूज की तरह फट गया। लाल और सफेद पदार्थ हर जगह बिखर गया। दृश्य बेहद खूनी था। आर्यन, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? करण ने आर्यन की ओर देखा। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। हालांकि बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान में सेनापति कम नहीं थे, लेकिन वे हर जगह दिखाई नहीं देते थे। हालांकि यह बूढ़ा नौकर उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन अगर वह किसी छोटी सी बात पर मर जाता तो भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती। आर्यन ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को तान दिया। उसने अभी अभी युद्ध के एहसास का आनंद लिया। उसे लगा कि उसने खुद को कम आंका था। साधारण प्राथमिक सेनापति अब उसके विरोधी नहीं थे। उसने सचमुच अपनी युद्ध शक्ति को कम आंका था। उसकी 3 शक्तियों का स्रोत अमर शास्त्र था। प्रत्येक सर्वोच्च, प्राचीन थी और निश्चित रूप से साधारण साधना तकनीकों से प्राप्त शक्ति के बराबर नहीं थी। कोई भी एक शास्त्र उसे अपने स्तर से ऊपर लड़ने के लिए पर्याप्त था। तीनों शास्त्रों से परिष्कृत 3 शक्तियों ने उसकी शक्ति को और भी बढ़ा दिया। जाहिर है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के लोग कानून की अवहेलना करते हैं और सड़क पर लोगों को मारते हैं। मैंने आत्मरक्षा में तुम्हारे आदेश के तहत एक बूढ़े कुत्ते को मार डाला। आर्यन ने सावधानी को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया था। दोनों पक्षों के बीच संबंध पूरी तरह से टूट चुके थे, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। तुमने मेरे बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के किसी व्यक्ति को मार डाला है और तुम्हें उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी।
मेरे बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के लोग तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन अगर तुमने उसका एक भी बाल छुआ तो तुम एक बड़े अपराध के दोषी हो। करण जोर से दहाड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका पूरा शरीर एक उग्र शेर की तरह था। अगर तुम सक्षम हो तो आओ और मुझसे आमने सामने लड़ो। आर्यन ने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली, पूरी उत्तेजना से। करण ने घुरघुराहट के साथ कहा, तुम मेरे कदम उठाने के लायक नहीं हो। रुद्र, इसे मार डालो। करण ने अपने एक हट्टे कट्टे आदमी को 2 तांबे के हथौड़े लेकर भेजा। वह एक मध्यवर्ती सेनापति था जो दायरे में आर्यन से 2 स्तर ऊंचा था। दायरे में एक पहाड़ जैसा अंतर था। दायरे में एक स्तर का अंतर पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण था, 2 स्तरों का अंतर तो असंभव था। करण की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। यह आर्यन निश्चित रूप से मर चुका था। एक मध्यवर्ती सेनापति का सामना करते हुए उसे भागने का भी अधिकार नहीं था। आर्यन ने भी उस हट्टे कट्टे आदमी का दबाव महसूस किया। यह आत्मा से उत्पन्न एक कंपन था। साधना जीवन परिवर्तन की एक श्रृंखला के समान थी, नश्वर से अमर तक। यह प्रक्रिया अवर्णनीय और अथाह थी। आओ और मरो। हट्टे कट्टे आदमी की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, दमन की भावना से भरी हुई। वह गरज रहा था मानो बिजली गिर रही हो, और हर शब्द आर्यन की छाती को जकड़ रहा था। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। आर्यन ने उस हट्टे कट्टे आदमी को देखा, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। यह करण सचमुच उसे मारने के लिए दृढ़ था, वास्तव में उससे 2 स्तर ऊंचे एक शक्तिशाली व्यक्ति को भेज रहा था। कोई भी एक शास्त्र उसे अपने स्तर से ऊपर लड़ने के लिए पर्याप्त था। तीनों शास्त्रों से परिष्कृत 3 शक्तियों ने उसकी शक्ति को और भी बढ़ा दिया। जाहिर है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हारे बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के लोग कानून की अवहेलना करते हैं और सड़क पर लोगों को मारते हैं। मैंने आत्मरक्षा में तुम्हारे आदेश के तहत एक बूढ़े कुत्ते को मार डाला। आर्यन ने सावधानी को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया था। दोनों पक्षों के बीच संबंध पूरी तरह से टूट चुके थे, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। तुमने मेरे बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के किसी व्यक्ति को मार डाला है और तुम्हें उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। मेरे बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के लोग तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन अगर तुमने उसका एक भी बाल छुआ तो तुम एक बड़े अपराध के दोषी हो। करण जोर से दहाड़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका पूरा शरीर एक उग्र शेर की तरह था। अगर तुम सक्षम हो तो आओ और मुझसे आमने सामने लड़ो। आर्यन ने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली, पूरी उत्तेजना से। करण ने घुरघुराहट के साथ कहा, तुम मेरे कदम उठाने के लायक नहीं हो। रुद्र, इसे मार डालो। करण ने अपने एक हट्टे कट्टे आदमी को 2 तांबे के हथौड़े लेकर भेजा। वह एक मध्यवर्ती सेनापति था जो दायरे में आर्यन से 2 स्तर ऊंचा था। दायरे में एक पहाड़ जैसा अंतर था। दायरे में एक स्तर का अंतर पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण था, 2 स्तरों का अंतर तो असंभव था। करण की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। यह आर्यन निश्चित रूप से मर चुका था। एक मध्यवर्ती सेनापति का सामना करते हुए उसे भागने का भी अधिकार नहीं था। आर्यन ने भी उस हट्टे कट्टे आदमी का दबाव महसूस किया। यह आत्मा से उत्पन्न एक कंपन था। साधना जीवन परिवर्तन की एक श्रृंखला के समान थी, नश्वर से अमर तक। यह प्रक्रिया अवर्णनीय और अथाह थी। आओ और मरो। हट्टे कट्टे आदमी की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, दमन की भावना से भरी हुई। वह गरज रहा था मानो बिजली गिर रही हो, और हर शब्द आर्यन की छाती को जकड़ रहा था। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। आर्यन ने उस हट्टे कट्टे आदमी को देखा, उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। यह करण सचमुच उसे मारने के लिए दृढ़ था,
वास्तव में उससे 2 स्तर ऊंचे एक शक्तिशाली व्यक्ति को भेज रहा था। अगर यह फैल गया तो भले ही वे जीत गए हों, बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान का मान गिर जाएगा। आर्यन, मुझे करने दो। इस स्तर की लड़ाई में अब तुम भाग नहीं ले सकते। सूर्य परिवार का बुजुर्ग फिर आगे बढ़ा। खुद एक मध्यम दर्जा सेनापति होने के नाते वह उस हट्टे-कट्टे आदमी को लड़ाई में हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन अपनी रक्षा तो कर ही सकता है। जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि यह जमीन का टुकड़ा उनकी कब्रिस्तान बन जाए। आर्यन की आवाज ठंडी थी, उसके हमेशा के चंचल, शरारती और बेशर्म व्यवहार से बिल्कुल अलग। इस बार वह सचमुच गुस्से में था। बैंगनी चंद्रमा गुफनुमा स्थान के लोग नियमों का पालन नहीं करते। मुझे लगता है कि उनके लिए सिर्फ बहता हुआ खून ही सबसे अच्छा सबक है। आर्यन की आवाज ठंडी थी, मानो नर्क से गूंजती आत्माक्ताई की आवाज। उसने अपने हाथ से लोहे का बर्तन नीचे रखा और एक पतला युद्ध तलवार उठाया। युद्ध तलवार की सतह हल्के नीले रंग की चमक से चमक रही थी, मानो उसमें समुद्र की झलक हो। यह एक मार्शल आर्टिस्ट स्तर का हथियार था जिसे आर्यन ने थल सेना के सैन्य योग्यता कार्यालय से बदला था। इसमें समुद्र की आभा का अंश समाहित था।